हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीओए अकाउंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जीओए अकाउंट सीरीज़ का पार्ट 34th है। अगर आपने इससे पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं और इवन डिटेल सिलेबस भी नहीं देखा है तो एक बार आप प्लीज़ जीओए अकाउंट्स प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको पुराने सारे पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे और इसके अलावा डिटेल सिलेबस भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप हमारे साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों जगह जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के लिए सर्च कीजिए स्ट्रीट स्टडी और इंस्टाग्राम पे भी आप हमारे साथ स्ट्रीट स्टडी 247 लिख के कनेक्ट हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो दोस्तों, जितने भी मेरे क्वेश्चन रहेंगे सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। यहाँ से आपको एक ओवर थ्रू हो जाएगा कि किस हिसाब से आपको पढ़ना है और आपके कॉन्सेप्ट भी मैं बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द रूल इन क्लाइटन्स केस द मनीज पेड इन बाई ए कस्टमर इन हिज करंट अकाउंट आर टू बी अप्लाइड टुवर्ड्स एडजस्टमेंट ऑफ ओवरड्राफ्ट। तो दोस्तों, बेसिकली क्या है क्लेटन्स के रूल के मुताबिक, मैं बता देता हूँ आपको। क्लेटन्स के केस के मुताबिक अगर सपोज करो किसी पर्सन के करंट अकाउंट में 5 लाख रुपया पड़ा है, ठीक है, और उसके 2 या 3 लोन हैं जो बेसिकली स्ट्रेस एसेट चल रहे हैं। जैसे सपोज करो एक लोन में चल रहा है ओवरड्यू 30,000 का, एक में चल रहा है 10,000 का, ठीक है। जैसे सपोज करो उसका कार लोन में 30,000 चल रहा है, हाउसिंग लोन में चल रहा है 10,000 और हम कहें मॉर्टगेज लोन में चल रहा है 5,000। तो इस केस में क्या होगा बेसिकली, तो ये डिपेंड करता है कि बैंकर के ऊपर कि किस हिसाब से उसको किस अकाउंट को पहले प्रायोरिटाइज करना है, कि किस हिसाब में, मतलब कि सबसे पहले किस अकाउंट में यहाँ पे पैसा क्रेडिट लेना है। वो चाहे तो उसको लगता है कि ये 30,000 वाला लोन है वो जल्द पहले एनपीए हो जाएगा तो इसको मैं फिल कर देता हूँ, तो 5 लाख उसके करंट अकाउंट से डेबिट करके जो उसका कार लोन है उसमें क्रेडिट कर देगा। या फिर उसको लग रहा है कि 5,000 का जो उसको ईएमआई पे करना है कौन से लोन में, जो उसके बेसिकली मॉर्टगेज लोन में, तो उसको लगता है कि अगर बैंकर को कि उसका मॉर्टगेज लोन पहले एनपी हो जाएगा तो उसके मॉर्टगेज लोन को क्रेडिट कर देगा। तो इसका राइट आंसर होगा इन द ऑर्डर ऑफ टाइम इन विच डेट्स वर इनकर्ड। तो किस हिसाब से डेट इनकर्ड हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो पैसा उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो ये होता है क्लेटन्स रूल। नेक्स्ट इज ए बैंक हैड गिवन ए लोन टू ए पार्टी विद आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ ₹10.80 lakh, although the sanction limit was ₹9 lakh, which has become difficult for recovery। तो दोस्तों, बेसिकली क्या हुआ है कि बैंक ने किसी पर्सन को लोन सैंक्शन किया 9 लाख का, बट उसने उसको पैसा रिपे नहीं किया। अब उसका इंटरेस्ट लग लग के वो हो चुका है 10.80 लाख। तो विच हैज़ बिकम डिफिकल्ट फॉर रिकवरी, जो बेसिकली रिकवर हो चुका है रिकवरी के लिए, ठीक है ना, जो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे रिकवरी के लिए डिफिकल्ट है। तो इस केस में क्या होगा, बैंक कैन फाइल दिस केस इन डीआरटी ओनली विच हैज़ द यूरिस्डिक्शन। तो इस केस में बैंक बेसिकली डीआरटी के पास जा सकता है जिसमें वे इसकी यूरिस्डिक्शन आती है। पहले डीआरटी में जो केसेस जाते थे उसकी लिमिट 10 लाख थी, अब इसको बढ़ा के 20 लाख कर दिया। तो ये भी याद रखना, हो सकता है आपसे आने वाले एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि डीआरटी की अभी लिमिट कितनी है, और आपको दोनों ऑप्शन देखने को मिलेंगे 10 लाख 20 लाख। तो 20 लाख को वहाँ पे टिक कर देना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993। ये एक्ट है 1993 का। द एक्ट इज एप्लीकेबल टू द केसेस वेयर द अमाउंट ऑफ डेट ड्यू टू एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिफाइंड अंडर द एक्ट और ए कंसोर्टियम ऑफ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज ₹20 लाख और मोर। तो बेसिकली डीआरटी में जो केसेस जाते हैं 20 लाख के अराउंड जाते हैं। तो ये एक आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट इज नो डायरेक्टर ऑफ ए बैंकिंग कंपनी अदर देन इट्स चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर बाई वट एवर नेम कॉल्ड शेल होल्ड ऑफिस कंटिन्यूसली फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग। तो बेसिकली आपको ये भी एक पॉइंट याद रखना है कि नो डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, बैंकिंग कंपनी, अदर देन इट्स चेयरमैन और वट होल टाइम मेंबर, ठीक है, चेयरमैन हो या होल टाइम मेंबर हो, तो वो कितने टाइम तक बेसिकली होल्ड को, जो ऑफिसर्स को एक्सीड नहीं कर सकता, कितने टाइम तक बेसिकली ऑफिस को कंटिन्यूसली होल्ड करके रख सकता है। तो बेसिकली राइट आंसर होगा 8 ईयर्स तक। सो ही कैन होल्ड ऑफिस कंटिन्यूसली फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 8 ईयर्स। तो वो बेसिकली कितने साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 8 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स बैंकिंग बिजनेस एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो इनमें से बैंकिंग बिजनेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, कलेक्शन ऑफ बिल्स, बाइंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो तीनों आंसर यहाँ पे सही है। ये सारी चीज़ें बैंकिंग बिजनेस का एक पार्ट होती हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी कैन बी लिमिटेड बाई। तो बेसिकली कोई भी मेंबर है किसी कंपनी का तो उसकी लाइबिलिटी किस तरह से लिमिटेड होती है। सॉरी दोस्तों। तो फर्स्ट इज हिज शेयर, तो ये भी सही आंसर है। नेक्स्ट इज गारंटी, और उसकी गारंटी। तो राइट आंसर होगा बोथ ऑप्शन 1 एंड 2। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी कैन बी लिमिटेड बाई
फर्स्ट इट्स शेयर इन दैट कंपनी, नेक्स्ट इज इट्स गारंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों जगह जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए स्ट्रीट स्टडी 247, सेम लोगो देखने को मिलेगा। इंस्टाग्राम पे भी आप स्ट्रीट स्टडी 247 लिख के जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना व्हाट्सएप फेसबुक पे, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके, क्योंकि अभी आपके एग्जाम भी आने वाले हैं जीओ अकाउंट्स के। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बता देना। और एक और बात कहना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को हो सके तो अभी का अभी लाइक कर देना, क्योंकि बाद में बेसिकली अब होता क्या है, वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो। बस आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है, वो होता है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैलिडिटी ऑफ द चेक विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ द। तो वैलिडिटी होती है बेसिकली चेक की, वो किससे इफेक्ट नहीं होती है अगर डेथ हो जाए। तो राइट आंसर है इंडोर्सर। तो वैलिडिटी ऑफ चेक विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ द इंडोर्सर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंट्रोडक्शन इन ऑल डिपॉजिट अकाउंट्स इज। तो दोस्तों, जितने भी डिपॉजिट अकाउंट्स हैं उनमें इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो दोस्तों, डिपॉजिट अकाउंट किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे टर्म डिपॉजिट हो जाए, ठीक है ना। टर्म डिपॉजिट में क्या आता है, आपके एफडी, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। जितने भी आपके डिपॉजिट अकाउंट है उनमें इंट्रोडक्शन क्या होता है, तो इट इज़ कंपल्सरी। अभी लेते हैं या नहीं लेते हैं वो मैटर नहीं करता है, बट आपको याद रखना है इंट्रोडक्शन इन ऑल डिपॉजिट अकाउंट्स इज वेरी कंपल्सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर एक्स हैड डिपॉजिटेड एन आउट स्टेशन चेक फॉर कलेक्शन। तो मिस्टर एक्स कोई पर्सन है, कोई भी हो सकते हैं। ही हैज़ डिपॉजिटेड एन आउट स्टेशन चेक फॉर कलेक्शन। सपोज करो मिस्टर एक्स का बैंक ऑफ में मान लो बड़ौदा में अकाउंट है, और इन्होंने एक एसबीआई का चेक इनको किसी ने प्रेजेंट किया 1 लाख रुपए का, वो इन्होंने डिपॉजिट कर दिया। बिफोर रिसीविंग द प्रोसीड्स, अभी उसके अकाउंट में पैसा नहीं आया बट उनकी डेथ हो गई। नाउ ऑन रियलाइजेशन द अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू होम। तो दोस्तों, ऑन रियलाइजेशन द अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ लेट मिस्टर एक्स। तो उसी के अकाउंट में ही वो क्रेडिट होएगा, वो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि बेसिकली उसी पर्सन के नाम पे वो चेक इशू हुआ था। उसके बाद जो भी वो पैसा है, चाहे वो उसके नॉमिनी को जाए, वो कहीं भी जा सकता है, बट वो जो रियलाइजेशन होगी, जो अमाउंट होगा वो 1 लाख का क्लियर हो गए उसी पर्सन के अकाउंट में जाएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज इशुएंस ऑफ डीआरस इज बेस्ड ऑन द इंक्रीज ऑफ डिमांड इन द। तो दोस्तों, डीआरस क्या होती हैं, डिपॉजिटरी रिसीट्स। तो इशुएंस ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट्स इज बेस्ड ऑन द इंक्रीज ऑफ डिमांड इन द। तो दोस्तों, डिपॉजिटरी रिसीट कब इशू होती हैं, सपोज करो मेरी खुद की अगर कोई कंपनी हो, जैसे सपोज करो मेरी कंपनी हो स्ट्रीट स्टडी, ठीक है। अगर मेरे को यूएस में जाके अपनी कंपनी को लिस्ट करना है, तो मेरे को वहाँ पे यूएस में जाके अपनी डिपॉजिटरी रिसीट लेके जानी पड़ेगी। तो बेसिकली इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट में मेरे को अपनी कंपनी को वहाँ जाके लिस्ट करना पड़ेगा। वैसे सपोज करो अगर कोई यूएस की कंपनी है, वो इंडिया में आके लिस्ट होना चाहती है, तो उसको जो डिपॉजिटरी रिसीट है उसके थ्रू लिस्ट होना पड़ेगा। वैसे अगर अगर सपोज करो अगर कोई यूरोप की कंपनी है, वो इंडिया में आकर लिस्ट होना चाहती है, तो उसको ईडीआर के थ्रू लिस्ट होना पड़ता है। और अगर इंडियन कंपनी इंडिया में ही लिस्ट होती है, तो आपको पता है कि फर्स्ट टाइम कोई कंपनी लिस्ट होती है तो किसके थ्रू आती है, आईपीओ, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके रिलेटेड आप देखते भी होंगे आजकल बहुत से आईपीओस भी आ रहे हैं मार्केट में। रिसेंटली अनुपम रसायन का था, इसके अलावा आपने देखा होगा लक्ष्मी इंडस्ट्रीज, काफ़ी आईपीओ भी, जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मार्केट में अभी सुर्खियों में भी छाए हुए हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को वहाँ पे अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम तो मिला ही है, और जिन लोगों को वो आईपीओ लिस्ट हुआ उनको अच्छा खासा प्रीमियम भी वहाँ पे मिला है। तो दैट इज सेपरेट थिंग, वो शेयर मार्केट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परफॉर्मेंस ऑफ विच स्कीम डज द नेशनल हाउसिंग बैंक मॉनिटर। तो नेशनल हाउसिंग बैंक आपको पता होगा आरबीआई की फुली सब्सिडरी 100% स्टेक है आरबीआई का इसमें। तो परफॉर्मेंस किस चीज़ की वो मॉनिटर करते हैं, तो राइट आंसर होगा गोल्डन जुबली रूरल हाउसिंग फाइनेंस स्कीम। तो इसको GJRHFS के नाम से भी जाना जाता है, दैट इज गोल्डन जुबली रूरल हाउसिंग फाइनेंस स्कीम। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑपरेटेड टू फाइंड आउट गेन और लॉस एट द टाइम ऑफ। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को ऑपरेट किया जाता है ताकि फाइंड आउट किया सकते हैं गेन हुआ है या लॉस हुआ है एट द टाइम ऑफ। फर्स्ट इज, ये पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। नेक्स्ट इज रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। नेक्स्ट इज डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों, ठीक है। एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम भी क्या लॉस और गेन हुआ, ठीक है। तो सिमिलरली रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के टाइम पे क्या गेन और लॉस हुआ, सिमिलरली डेथ ऑफ पार्टनर के टाइम पे भी क्या लॉस और गेन हुआ है। तो वो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन इंक्लूड। तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ सीआईसी क्या इंक्लूड करती है, फर्स्ट इज पीएम, सेकंड इज लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा, नेक्स्ट इज
वन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द पीएम। तो दोस्तों अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द सीएम बेसिक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर में कौन कौन होगा? पहला तो होगा प्राइम मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री जी हैं वो होंगे। नेक्स्ट इज लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दोस्तों तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, 2014 और 2019 की दोनों लोकसभा में अभी जो लीडर ऑफ ओपोजिशन की सीट है वो खाली पड़ी है। इसका रीज़न बता देता हूँ आपको, क्योंकि आपको पता होगा कि 543, अगर मैं बात करूँ 543 सीट्स पे अगर इलेक्शन होता है तो इसका 10% होना चाहिए अगर किसी को ओपोजिशन में आना है। तो दोनों टाइम आपको पता, अगर हम देश की सबसे बड़ी पार्टी की बात करें कांग्रेस की, तो दोनों तरफ इतनी सफिशिएंट सीट्स नहीं आई कि कोई यहाँ पे लीडर ऑफ ओपोजिशन चुन के आए। जो लास्ट टाइम लीडर ऑफ ओपोजिशन आया था वो आया था 15th लोकसभा में। और कौन थी वो थी, आप मुझे बताना, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी हैं वो, सॉरी रह चुकी हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज। तो ये थी 15th लोकसभा के टाइम पे इन 2014। अभी 16वीं और 17वीं लोकसभा भी चालू है, तो इस टाइम पे कोई भी लीडर ऑफ ओपोजिशन नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट इज पीएम, नेक्स्ट इज लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा, नेक्स्ट इज वन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द पीएम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना, जो मैंने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दी है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी होमवर्क करके आपको अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर कराने की कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट कर देना, मैं उसको साथ के साथ रिजॉल्व कर दूंगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनके लिए वीडियो बेनिफिशियल हो सके। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा चैनल को। तो और कोई भी कुछ भी आपको डाउट लगे, कुछ भी आपको फीडबैक भी इवन देनी हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। सो क्योंकि मैं पर्सनली भी और मेरी टीम भी पर्सनली भी आपके सारे कमेंट को मॉनिटर करती हैं। सो थैंक यू सो मच, अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी मिलते हैं हम और भी ऐसे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।